Hello friends, you are more than welcome to your own channel Career Start, and this is Dina from Career Start. Today we are going to see about the NTA UGC NET exam paper, that is paper 1, and this is the part 2. Already we have seen some questions and have a discussion in the part 1. Now let's have a look upon these questions. And friends, I want to tell you that these questions will be based on new syllabus. And if you have not yet subscribed my channel, please do subscribe so that I can get a motivation to have better videos for you. Now let's have a session. Which of the following statement is correct? यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट, ये जो चार ऑप्शन है इसमें से सही है. रिलायबिलिटी एंश्योर्स वैलिडिटी. रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता, और एंश्योर्स यानी कि पक्का करना किसी, वैलिडिटी यानी कि करेक्टनेस, क्रेडिटेबिलिटी और एक्यूरेसी जो भी है उसको क्या. अब जब कोई चीज को विश्वास, कोई भी टॉपिक के ऊपर जो आप बहुत ही बिलीव करते हो, रिलायबल हो, आप जो सोचते हो, यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि आप जो सोचते हो कि हमेशा वो पक्का होता है, वो करेक्ट होता है, उसको पक्का बना रहा है, आपका जो भी सोच है वो कि सही हो. तो ये बात तो नहीं है कि हमेशा आप सही हो, तो ये ऑप्शन सही नहीं है. रिलायबिलिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्टिविटी. तो अगेन ऑब्जेक्टिविटी की मतलब होता है निष्पक्षतावाद, यानी कि ये उसके ऊपर क्या डिपेंड नहीं है. मतलब जो विश्वसनीयता है, आपके जो है बिलीव है, वो क्या ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो भी गलत ऑप्शन हो गया. अब नेक्स्ट है कि आपका जो है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी दोनों ही इंडिपेंडेंट है, ये बात सही है. तो इसलिए आपको ये सी ऑप्शन को चुनना है, क्योंकि ये जो नेक्स्ट थर्ड के बाद फोर्थ ऑप्शन है वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, जस्ट इसी का ऑपोजिट है. फर्स्ट और फोर्थ एक दूसरा का ऑपोजिट है, तो ये दोनों ऑप्शंस गलत है, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा. चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट इवैल्यूएशन. यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि कौन सा, ये जो यहाँ पे चार ABCD ऑप्शन है उसमें से कौन सी ऑप्शन आपको इवैल्यूएशन को दर्शाती है. इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन, असेसमेंट. तो देखते हैं कि इसमें से कौन सा सही है. श्याम गॉट फर्स्ट रैंक, तो यहाँ पे भी असेसमेंट की बात होती है, मूल्यांकन हो रही है कि वो फर्स्ट रैंक लिया है या फर्स्ट डिवीजन लिया है इन फाइनल एग्जामिनेशन. सेकेंड है मोहन गॉट 38% ऑफ मार्क्स इन इंग्लिश. अगेन यहाँ पे भी मूल्यांकन की ही बात हो रही है, यानी कि इवेल्युएशन की बात हो रही है. राम गॉट 45% मार्क्स आउट ऑफ 200, यहाँ पे भी सेम बात है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है आपका सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. फ्रेंड्स, जब भी आपको विच इज करेक्ट होती है, इस तरह की जो क्वेश्चन आती है, आपको केयरफुल होना है. मैंने पार्ट 1 में भी बताया कि स्टेटमेंट इज करेक्ट है या इज नॉट करेक्ट है, क्योंकि इज करेक्ट है यानी कि आपको सही देखना है, और इज नॉट, कभी हम जल्दबाजी में नॉट को देखते नहीं है, इसलिए वहां पे भी हम लोग सही को ही टिक कर देते हैं. इज नॉट यानी कि रॉन्ग को आपको चुनना है. फिर यहाँ पे क्या बताया कि सही ऑप्शन को आपको चुनना है. तो देखिए क्या क्या ऑप्शन है. रिसर्चर्स मस्ट पोसेस एनालिटिकल एबिलिटी. सेकेंड है वेरिएबिलिटी इज द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम. थर्ड है ऑब्जेक्टिविटी ऑफ रिसर्च आर स्टेटेड इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द थीसिस, ऑल ऑफ द अबव. तो यहाँ पे रिसर्चर्स का जो है एनालिटिकल एबिलिटी तो होना ही है, क्योंकि हम भी ये जानते हैं कि एनालिटिकल एबिलिटी होगा तभी हम रिसर्चर बन सकते हैं, इसलिए तो हमारे को एनालिटिकल जो है पेपर भी है इसमें. सेकंड क्या है, वेरिएबिलिटी इज द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम. नो, इट इज नॉट द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम. सेकंड, थर्ड क्या है, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ सोर्स, सॉरी, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ रिसर्च आर स्टेट इन द फर्स्ट चैप्टर. एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर ऑफ द थीसिस हमेशा क्या होता है, आपको भी पता है कि इंट्रोडक्शन होता है, फिर हमारी को क्या रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के बारे में बोलना है, फिर बताना है डिजाइन एंड मेथोडोलॉजी, फिर होती है फाइंडिंग्स एंड फिर होती है कंक्लूजन. तो फर्स्ट चैप्टर किसी भी तरीके से ऑब्जेक्टिविटी, सॉरी, ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है. ऑल ऑफ द अबव तो आ ही नहीं सकते, इसलिए तो हमारे को यहाँ पे थर्ड की जो है फर्स्ट ऑप्शन को चुनना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड एज फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये सही है. क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, ये भी सही है. बेसिक, अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च, ये भी सही है. तो इस तरह के हालात पे बनता है फोर्थ नंबर का ऑप्शन सही. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं. द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च इज फाइंडिंग ए प्रॉब्लम, सेलेक्टिंग ए प्रॉब्लम,
सर्चिंग ए प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम। तो ऐसे अगर इन 4 ऑप्शन को देखें तो हमें पता है कि फर्स्ट ऑप्शन ही होता है हमारा आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम, तो 4th नंबर का ऑप्शन सही होगा, क्योंकि उसके बाद ही हम करते हैं क्लासिफाई द प्रॉब्लम। देन उसके बाद और नेक्स्ट स्टेप 8वां स्टेप तक आता है, जो कि इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज लेट मी नो दैट इफ यू वांट फ्री classes for the paper 1, then please do comment so that I can provide you the free classes for paper 1। और अगर आपको इंग्लिश या हिंदी किस में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में भी आप बता सकते हो, सो दैट आई कैन मेक द वीडियोस ऑन दैट। एंड ये जो लॉकडाउन के समय है उस समय आप बेनिफिट मेरे चैनल से जितना हो सके आप उठा सको। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट हायर एजुकेशन लेवल इज, तो हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है हायर एजुकेशन लेवल में? टू प्रिपेयर द स्टूडेंट टू पास द एग्जामिनेशन। क्या हमारा जो हायर एजुकेशन लेवल है उसका यही मेन उद्देश्य होता है कि बस बच्चा पास हो जाए एग्जाम में? जी नहीं। तो क्या उसको हम लोगों को नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, बच्चों को क्या कैपेसिटी टू डिसीजन टेक डिसीजन के उसको डिसीजन मेकिंग, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम हो जिंदगी में या परीक्षा में या किसी भी मोड पे, हमारा एजुकेशन का क्या है मुद्दा कि बच्चे को उस बंदे को इस लायक बना दे कि कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सही डिसीजन वो ले सके। तो ये ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि देखिए नेक्स्ट दो भी देख लेते हैं। टू गिव द न्यू इन्फॉर्मेशन, टू मोटिवेट स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग द लेक्चर। क्या हम बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं कि वो क्वेश्चन पूछे या उसको न्यू इन्फॉर्मेशन दे या उसको जस्ट एग्जामिनेशन में पास करे? जी नहीं, ये तीनों तो है ही नहीं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि बच्चों को पढ़ा दे, तो एग्जाम के बाद भी तो जिंदगी है। तो जिंदगी के लिए हमारे को पढ़ाई जरूरत होती है कि जिंदगी को बेटर बनाए, अच्छा बनाए लाइफ को। इसलिए हम लोगों को सेकंड ऑप्शन को चुनना है कि टू डेवलप द कैपेसिटी टू डिसीजन मेकिंग बच्चे में बनना है। इसलिए हायर एजुकेशन को ज्यादा हम लोग महत्व देते हैं, उसको वही मेन मुद्दा होता है। द टीचर्स रोल एट द हायर एजुकेशन लेवल इज टू, क्या होता है एक टीचर का रोल? इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो यू हैव टू कंसिडर योरसेल्फ दैट यू आर द बेस्ट टीचर। आप एक, मैंने पहले भी बताया कि जब भी टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर क्वेश्चन आए तो प्लीज अपने आप को एक अच्छा एक आइडियल टीचर समझे, तब आपको बहुत इजी पड़ेगा जो है आंसर को, सही आंसर को टिक करने के लिए। क्योंकि हर समय जो है तुक्का नहीं लगा सकता, और एक ऐसा पेपर है जिसको आप अगर अच्छी तरीके से समझ ले तो आपको रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है, देखिए टीचर का जो मेन रोल क्या होता है हायर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन में। टू प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट, के बच्चे अपने आप से सेल्फ लर्निंग करने की उसमें क्षमता बढ़े। एनकरेजिंग हेल्दी कंपटीशन अगेंस्ट सॉरी अमॉन्ग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट में एक हेल्दी कंपटीशन बने। स्टूडेंट को हेल्प करे टू सॉल्व द पर्सनल प्रॉब्लम्स। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट, क्या बच्चों में टीचर का ये रोल होता है कि बच्चों के अंदर उसको पर्सनल जो भी उसका प्रॉब्लम उसको सॉल्व करे? जी नहीं, ये काम टीचर का नहीं है। उसको खाली इंफॉर्मेशन देते रहे? ये भी नहीं है। उसको एक हेल्दी कंपटीशन के बारे में बताए? जी नहीं, ये भी नहीं है। तो सही आंसर क्या है? प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट, तो यही सही आंसर है इसकी। टीचर यूजेस विजुअल एड्स टू मेक लर्निंग सिंपल, के लिए सिंपलिसिटी के लिए हम लोग करते हैं कि पढ़ाई सिंपल हो जाए, ज्यादा नॉलेज बढ़े, जल्दी जल्दी पढ़ाई को खत्म करे, या हम लोग इसलिए यूज करते हैं विजुअल एड को कि पढ़ाई इंटरेस्टिंग हो? जी हाँ, पढ़ाई इंटरेस्टिंग हो, इसीलिए हम लोग जो है ये विजुअल एड को यूज करते हैं। रिसर्च कैन बी कंडक्टेड बाय ए पर्सन हु होल्ड्स अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, मतलब क्या वो बंदा ही सिर्फ रिसर्च कर सकता है जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हो? जी नहीं। जो एक प्रोसेस थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी, जिसके अंदर में जो है एक रीजनिंग और थिंकिंग एबिलिटी है? ये भी नहीं। हैज स्टडीड रिसर्च मेथोडोलॉजी, जी हमें रिसर्च करना है तो हमें रिसर्च मेथोडोलॉजी जानना ही जरूरी है। इज हार्ड वर्क, जी नहीं, ये फोर्थ भी नहीं है। एक बंदा तभी रिसर्च कर सकता है जब वो एक मेथोडोलॉजी, रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में अच्छा से जानता हो। तो थर्ड ऑप्शन सही है। एक लास्ट क्वेश्चन बढ़ती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ रिसर्च? देखिए यहाँ पे हम हड़बड़ी में हमेशा गड़बड़ी कर लेते हैं।
होता है कि कभी कोई नॉट पूछते हम लोग को देखते नहीं, इसलिए बी केयरफुल विद योर क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चन उसको 2 बार पढ़िए और उसे समझिए और फिर उसका आंसर दीजिए। इसमें यह पूछा जा रहा है कि कौन सी बात इसमें से जो ऑप्शन दी गई है यहाँ पे, उसमें से कौन सा ऑप्शन आपका रिसर्च का जो है मेथड ऑफ रिसर्च में नहीं आती है। फिलोसफिकल, सर्वे, हिस्टोरिकल, ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशन ही एक ऐसा चीज है जो हमारा मेथड ऑफ रिसर्च में नहीं आती है। तो आपका ऑप्शन 4 ही सही आंसर है। फ्रेंड्स, अब ये जो है पार्ट 2 चल रहा है। जब पार्ट 7 हो जाएगी तब हम जो है कंडक्ट करने वाले हैं फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट। जी हाँ, फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट हमारे इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज इसे ज्वाइन कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। See friends, it is a very difficult time actually, not for you or for me or but for the whole world. So inside the home we have to be stay and we have to make ourselves update. So please get the maximum benefit of YouTube channels and so many apps, so that you should get maximum marks in your examination. As the examination is already, the date is postponed, so you have ample time, sufficient time to prepare. Okay, fine, friends. If you want more and more details, then please do visit my website www.ntaugcnetexam.com, and you can get so many materials which will be definitely useful for you. And if you like my channel, please do like, subscribe, and share and comment, so that I can know what is the viewers you viewers want from my channel. Thank you. Jai Hind.